शाम का समय था। एयरपोर्ट के बाहर काफी सारे लोगों का और गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। उसी बीच एयरपोर्ट के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी और उसका दरवाजा खुला। उस दरवाजे के खुलते ही टैक्सी के अंदर से एक 25 साल की उम्र का लड़का निकला और वो एयरपोर्ट की तरफ ही देख रहा था। कुछ ही सेकंड्स में उसने अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और टाइम देखकर वो हैरान हो गया। तभी उसने कहा, मीरा, जल्दी बाहर निकलो वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, हम ऑलरेडी लेट हैं। उसके बाद टैक्सी के अंदर से आवाज़ आई, बस मैं उतर रही हूँ विक्रम, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा टैक्सी का। जैसे ही विक्रम ने यह आवाज़ सुनी तो वो भागकर उस दूसरे दरवाजे के साइड में गया और उसने उस दरवाजे को खोल दिया। उसके बाद विक्रम ने कहा, चलो फटाफट, दरवाज़ा खुल गया, उतरो जल्दी। मीरा भी अपना जो सारा सामान था वो लेकर उतरी और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद, चेकिंग वगैरह करने के बाद उन दोनों ने अपनी फ़्लाइट देखी कि आखिर उनकी फ़्लाइट कब उड़ान भरने वाली है और समय देखकर वो अपनी फ़्लाइट में आकर बैठ गए। जब वो दोनों अपनी सीट्स पर बैठ गए तब विक्रम ने कहा, थैंक गॉड, मुझे तो लगा था हम इतने ज़्यादा लेट हो गए हैं, हम तो अपनी फ़्लाइट मिस कर देंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मीरा। मैंने तुमसे कहा था सारी तैयारियां पहले ही करके रखो, लेकिन तुम हमेशा लापरवाही करती हो। तभी मीरा ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती, अब थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। खैर, हमने फ़्लाइट मिस नहीं करी, यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। अभी मुझसे लड़ना बंद करो। उसके बाद विक्रम ने कहा, वो तो मैं नहीं करूँगा, ये लड़ाई तो जिंदगी भर चलेगी। ये बोलकर विक्रम हंसने लगा और मीरा भी समझ गई कि विक्रम मजाक कर रहा है। उसके बाद क्या था, थोड़ी ही देर में फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और फ्लाइट टेक ऑफ होते ही मीरा ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम भी ये देखकर हंसने लगा और उसने कहा, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या? मीरा ने कहा, नहीं, मतलब हाँ, थोड़ा सा डर लग रहा है, ज़्यादा नहीं। विक्रम ने कहा, कोई बात नहीं, हाथ पकड़ना तुम्हारा बनता है। वैसे भी हम एक बहुत ही खूबसूरत वेकेशन पर जाने वाले हैं। मीरा ने कहा, अरे अब तक तुमने बताया नहीं, डेस्टिनेशन क्या है? उसके बाद विक्रम ने कहा, बस तुम चुपचाप मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों पर घुमाऊंगा। मीरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और काफ़ी टाइम बीत गया। तभी अचानक से मीरा को कुछ अजीब लगने लगा। उसे अंदर से बेचैनी महसूस होने लगी और उसने ये बात विक्रम से कही, विक्रम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। विक्रम ने कहा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? एक मिनट मैं चेक करूं। उसके बाद विक्रम ने मीरा का हाथ पकड़ा। सब कुछ बॉडी टेम्परेचर ठीक था और विक्रम को भी समझ नहीं आया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तभी विक्रम ने वहाँ मदद बुलाई और एक डॉक्टर चेक करने के लिए आया। उसने मीरा को चेक किया और उसने कहा, सब कुछ ठीक है, बस आप किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रही हैं, वो लेना बंद कर दीजिए और शांति से बैठिए, सब कुछ ठीक लगने लगेगा आपको। उसके बाद वो जो डॉक्टर था वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और विक्रम ने कहा, तुम किस बात का स्ट्रेस ले रही हो? सब कुछ ठीक तो है, हम इतनी खूबसूरत जगह पर घूमने वाले हैं, तुम्हें किस बात का स्ट्रेस हो रहा है? उसके बाद मीरा ने कहा, पता नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ये बात सुनकर विक्रम ने मीरा का हाथ पकड़ा और बोलने लगा, तुम फालतू में ही डर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा, समझी? बस इस समय को एंजॉय करो, क्योंकि आज के बाद ये समय कभी नहीं आने वाला। जैसे ही हम फ्लाइट में बैठे हैं, उसके बाद से लेके वापस आने तक जितना भी समय होगा ये यादगार रहने वाला है। उसके बाद मीरा ने भी चेहरे पर स्माइल रखी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने अच्छे समय में भी उसे अंदर से बेचैनी क्यों हो रही है। तभी अचानक से ही उस प्लेन में अजीब सी वाइब्रेशन होने लगी और वो वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ती गई। वहां पर जितनी भी एयर होस्टेस थी उन्होंने प्लेन में शांति बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन सारे जो पैसेंजर थे वो पैनिक हो रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, अचानक से वाइब्रेशन क्यों हो रहा है। तभी उस प्लेन के अंदर अनाउंसमेंट हुई,
कृपया करके शांति बनाए रखें। इंजन में खराबी होने के कारण हमारा ये प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है। कृपया करके शांति बनाए रखें। ये बात सुनकर वहां जितने भी लोग थे सबके माथे पर पसीना आने लगा, लेकिन कैप्टन की बात सुनकर सबने अपने आप को संभाला और वो जो प्लेन था वो एक रेगिस्तान में लैंड हुआ। जैसे तैसे जब बहुत मुश्किलों के बाद उस प्लेन को एक रेगिस्तान में लैंड करवाया गया, तब सारे पैसेंजर्स को एक एक करके बाहर निकाला गया और उसी के साथ विक्रम और मीरा भी उस प्लेन से बाहर उतर गए। उन्होंने देखा तो दूर दूर तक उन्हें रेगिस्तान के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था और वहां की गर्मी तो बस काफी जानलेवा थी। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा भयानक थी और मीरा ने कहा, विक्रम विक्रम बहुत बहुत गर्मी लग रही है, बहुत बहुत गर्मी है यहाँ तो। मेरी तो त्वचा जल जाएगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उसके बाद विक्रम ने कहा, हाँ ये हम कहाँ गए। विक्रम ने वहां पर मौजूद कैप्टन और एयर होस्टेस से बात करी। हेलो मैम, ये आपने क्या किया, ये हमें कहाँ पहुंचा दिया। उसके बाद वहां के जो कैप्टन थे प्लेन में बैठे हुए और साथ ही साथ जितना भी स्टाफ था वो सभी सारे पैसेंजर्स को समझाने लगे। सारे पैसेंजर्स आग बबूला हो रहे थे और सबको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था और उससे ज़्यादा डर लग रहा था कि अब उनके साथ क्या होगा। तभी अचानक से धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतने लगा वहाँ पर अंधेरा होने लगा और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा गर्मी जो थी वो कम होती गई और ठंड बढ़ती गई और ये चीज़ और भी ज़्यादा डरावनी थी। उसके बाद वो जो पैसेंजर थे वो सभी स्टाफ के ऊपर चढ़ रहे थे कि आखिर अब क्या होगा, हमारी मदद कौन करेगा, हमें इस रेगिस्तान से कौन बाहर निकालेगा। तभी कैप्टन ने कहा, आप चिंता मत करो, इस देश की सरकार से हमने बात करी है, वो कुछ ही देर में अपनी फौज को यहाँ भेज देगी और उसके बाद हमें नॉर्मल इलाके में पहुँचा दिया जाएगा और वहाँ से आगे की कार्रवाई करी जाएगी, आप चिंता मत करिए। ये सारी बातें बार बार बोलकर सारी एयर होस्टेस और वो कैप्टन पैसेंजर्स को बोलकर समझा रहा था। लेकिन आखिर इतने भयानक हालातों में कौन ही अपने आप को संभाल पाता है। सारे पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ता गया। धीरे धीरे समय बीतता गया लेकिन वहाँ पर ना ही किसी मिलिट्री का नामो निशान मिला, ना ही किसी भी तरह की किसी मदद का। सारे पैसेंजर्स आग बबूला हो रहे थे। मीरा को भी रोना आ रहा था। मीरा और विक्रम एक कोने में बैठे हुए थे। दोनों को ठंड लग रही थी। मीरा ने कहा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अभी तो यहाँ की गर्मी ने मेरी त्वचा जला दी थी और अब यहाँ की ठंड मुझे परेशान कर रही है। विक्रम ने कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें एक अच्छी सी डेस्टिनेशन पर घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन प्लेन के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम यहाँ फंस गई। उसके बाद मीरा ने विक्रम का हाथ पकड़ा और बोलने लगी, कोई बात नहीं, तुमने कौन सा सपना देखा था इन सब चीज़ों के बारे में, लग रहा है इसलिए मुझे बेचैनी हो रही थी एरोप्लेन में बैठे बैठे। देखा गड़बड़ हो ही गई ना। अब बस भगवान से प्रार्थना करो कि हमें यहाँ से कोई बचा कर ले जाए, वरना ठंड तो हम सभी पैसेंजर्स को मार देगी। विक्रम ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम को भी अंदर से काफ़ी परेशानी हो रही थी, उसे भी काफ़ी ठंड लग रही थी, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स का गुस्सा बढ़ता गया और उन्होंने हाथापाई करना सही समझा। वो सभी हाथापाई करने पर आ गए, लेकिन काफ़ी मुश्किल से वो जो स्टाफ के मेंबर थे उन्होंने अपने आप को बचाया और फिर से वहाँ पर जितने भी मौजूद पैसेंजर थे उन सभी को समझाया। रात के तकरीबन 8 बज गए और तभी एक पैसेंजर ने चिल्लाना शुरू किया, हम बच गए, हम बच गए, वहां से कार आ रही है, वहां से कार आ रही है, हम बच गए, हम बच गए। और उसके बाद सभी पैसेंजर्स ने उस डायरेक्शन में देखा तो उस रेगिस्तान में एक कार चलती हुई उन सभी पैसेंजर्स के पास ही आ रही थी और वो कार ऐसा लग रहा था जैसे मिलिट्री की तरफ से आई हो। उस मिलिट्री की कार को देखकर
वहाँ पर मौजूद सभी पैसेंजर्स बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और सब में जान आ गई कि आखिर चलो अब वो बच जाएंगे। मीरा और विक्रम भी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। विक्रम ने कहा, देखा, मदद आ गई, अब हम दोनों बच जाएंगे। मैं तो फालतू में ही डर रहा था, थोड़ा सा मुश्किल समय आया, लेकिन थैंक गॉड हम लोग बच गए। मीरा और विक्रम आपस में यही बात कर रहे थे और वो जीप, वो कार धीरे धीरे उन पैसेंजर्स के पास आती जा रही थी। और तभी अचानक से उस कार में से कुछ लोग निकले जिनके हाथ में कुछ आधुनिक गन्स थी और उन्होंने बिना कुछ बोले ही उन पैसेंजर्स पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और वहां पर लाशों का ढेर बिछा दिया। एक एक गोली में उन्होंने वहां मौजूद पैसेंजर्स की जान लेना शुरू कर दिया। और ये देखकर विक्रम और मीरा दोनों की हालत खराब हो गई। और उसके बाद मीरा ने काफी समझदारी दिखाते हुए कहा, नीचे गिर जाओ, नीचे गिर जाओ, नीचे गिर जाओ, नीचे गिर जाओ। उसके बाद विक्रम और मीरा प्लेन के पास से लेट गए और ऐसा पोर्ट्रे करने लगे जैसे वो दोनों मर चुके हैं। उसके बाद वो कार उन पैसेंजर्स के और पास आई और उस कार ने उन पैसेंजर्स को कुचलना शुरू कर दिया और उसके अंदर से निकले हुए वो लोग थे, वो और भी ज़्यादा बर्बरता से पैसेंजर्स को मारने लगे। अब मीरा और विक्रम ऐसा पोर्ट्रे कर रहे थे जैसे वो मरे हुए हैं, तो वो लोग उन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। मीरा और विक्रम दोनों की आंखें बंद थी, लेकिन पैसेंजर्स की आवाज़ें और चीखें सुन सुनकर और रोना सुन सुनकर उनका कलेजा फटा जा रहा था। और तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, चलो, यहाँ सारे लोग मर चुके हैं, इनके पास जो कुछ भी सामान मिले सारा सामान लो और निकलो यहाँ से। उसके बाद क्या, उन सभी आतंकवादियों को लगा कि सारे पैसेंजर्स मर चुके हैं। तब उन सभी आतंकवादियों ने हर पैसेंजर्स की जेब में से चीज़ें निकालना शुरू कर दिया। किसी के पैसे निकाल लिए, किसी का कुछ निकाल लिया, किसी का वॉलेट निकाल लिया। ऐसे ही जो कुछ भी कीमती चीज़ें थी उन्होंने सब निकाल ली। उसके बाद कुछ आतंकवादी मीरा और विक्रम के पास भी आए। उन्होंने मीरा और विक्रम को देखा तो मरा हुआ सोचकर उनके पास मौजूद उनके कीमती सामान को लेकर वो सभी वहाँ से चले गए। और एक आतंकवादी ने कहा, सरदार, मुझे तो लगता है इनमें से कुछ लोग जिंदा हैं, आप कहो तो इन सभी को भून दूं। उसके बाद वो जो सरदार था उन सभी आतंकवादियों का, उसने कहा, अरे जिंदा है तो रहने दो, अगर वो मरे नहीं हैं तो उनके लिए इस गोली से भी बदतर मौत इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है ना अंधेरा होने के बाद इस रेगिस्तान में क्या होता है। चलो अब यहाँ से, वरना तुम्हारा भी शिकार हो जाएगा और हमारा भी। उसके बाद क्या था, वो सभी आतंकवादी उस कार में बैठ के, जिसमें आए थे उस कार में बैठकर वहाँ से चले गए। विक्रम और मीरा दोनों एक दूसरे के आसपास ही पड़े हुए थे और मरा हुआ अपने आप को दिखा रहे थे। जब उन्हें लगा कि वो कार वहाँ से बहुत दूर जा चुकी है, तब मीरा रोने लगी और विक्रम भी रोने लगा। उन दोनों के सामने तकरीबन 50 लाशें पड़ी हुई थीं और हर लाश की काफ़ी बुरी हालत थी। मीरा और विक्रम कभी भी ये सोचकर प्लेन में नहीं चढ़े थे कि उन्हें इतने भयानक नज़ारे देखने पड़ेंगे। मीरा ने रोते हुए विक्रम को गले लगा लिया और चीखने लगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और विक्रम ने जैसे तैसे मीरा को शांत करवाया। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मीरा को ठंड और लगती जा रही थी और उसी के साथ साथ विक्रम को भी ठंड लग रही थी। वो दोनों एक दूसरे से चिपक कर अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये रात उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। वो गोली से तो नहीं मरे, लेकिन इस ठंड से ज़रूर मर जाएंगे। उसके बाद विक्रम की नज़र उस प्लेन पर गई जो प्लेन वहाँ पर इमरजेंसी लैंड करवाया गया था। उस प्लेन की भी हालत काफ़ी खस्ता थी। बहुत मुश्किल से इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और उस इमरजेंसी लैंडिंग में कुछ चीज़ें जो थी वो उस प्लेन की टूटकर ख़राब हो गई थी और काफ़ी सारा मलबा वहाँ इकट्ठा हो गया था। इसलिए वो दोनों उस प्लेन के अंदर घुस गए और उस प्लेन का जो दरवाज़ा था
वो जैसे तैसे उन दोनों ने बंद कर दिया। अब बाहर उस इतने किलोमीटर में फैले हुए रेगिस्तान में ठंड से मरने से तो अच्छा है कि वो दोनों प्लेन में आराम से बैठे रहे। उस प्लेन में उन दोनों के जिंदा बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। उसके बाद वो दोनों जैसे ही प्लेन में गए और विक्रम ने प्लेन के दरवाजे को बंद कर दिया, तब जाकर दोनों ने चैन की सांस ली और विक्रम ने कहा, थैंक गॉड, इस प्लेन में हम रात भर रुक सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा हुआ। इस प्लेन के अंदर आज रात हम अपनी जान बचा लेंगे। मुझे बहुत ठंड लग रही थी बाहर। उसके बाद मीरा ने आसपास देखा तो वहां पर एक पैसेंजर का कंबल पड़ा हुआ था और उस कंबल को लेकर मीरा आ गई और मीरा ने कहा, विक्रम ये देखो, ये कंबल, इससे हमें ठंडी से तो राहत मिल जाएगी, लेकिन मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मेरा क्या होगा। हम दोनों जिंदा तो बच जाएंगे ना? उसके बाद विक्रम ने कहा, हाँ बी पॉजिटिव, हम दोनों ज़रूर जिंदा बचेंगे। आई लव यू सो मच। उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और उसके बाद उन्होंने वो जो कंबल था उसे ओढ़कर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तभी विक्रम की नज़र वहाँ सीट के नीचे पड़े हुए एक बैग पर गई और विक्रम ने कहा, वेट अ मिनट, मीरा तुम यहीं रहो, मैं आता हूँ अभी। उसके बाद विक्रम उस सीट के नीचे जो बैग पड़ा हुआ था उसे उठाकर लाया। उस बैग की चैन उसने खोली तो उसकी खुशी के जो आंसू थे वो निकल आए और उसने आसमान में देखकर थैंक गॉड बोला। मीरा ने कहा, क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगे? उसके बाद उस विक्रम ने उस बैग को खोलते हुए मीरा को दिखाया। उस बैग के अंदर कुछ बिस्कुट्स थे और साथ ही साथ खाने पीने का सामान, जिसका साफ साफ मतलब था कि उन दोनों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों ब्लैंकेट ओढ़ के काफ़ी मन मार मार के थोड़े थोड़े बिस्कुट्स खा रहे थे। उन्हें काफ़ी मिनिमम साइज में खाना खाना था, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पेट भर के खा लेते तो खाना ख़त्म हो जाता और उसके बाद उनकी मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाती। इसलिए वो एक बिस्कुट के पैकेट में से ही एक एक पीस बिस्कुट खा रहे थे और तभी अचानक से उन्होंने एक बहुत ही डरावनी और भयानक आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को सुनकर मीरा के रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही साथ विक्रम भी पूरा ऊपर से नीचे तक दहल गया। मीरा और विक्रम ने जब वो जो एरोप्लेन के विंडोज़ थे उनके बाहर देखा तो बाहर जो पैसेंजर्स की लाशें पड़ी हुई थी, उन लाशों को एक आदमखोर वेंडिगो खा रहा था और उसकी ही आवाज़ मीरा और विक्रम को सुनाई पड़ी थी। जैसे ही उस आदमखोर वेंडिगो को मीरा ने देखा तो उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, तभी विक्रम ने मीरा का जो मुंह था वो अपने हाथ से दबा दिया और काफ़ी शांति से बोला, जरा सी भी आवाज़ मत करना वरना वो अंदर आ जाएगा, वो हमें भी मार देगा। चुपचाप रहो, चुपचाप, बिस्कुट भी मत चबाना जो तुम्हारे मुंह में है। शांत रहना मीरा, बस शांत रहना। ये बोलकर विक्रम ने मीरा को चुप कराया और वो दोनों पति पत्नी विंडो के बाहर उस आदमखोर वेंडिगो को बाहर पैसेंजर्स की लाश को खाते हुए देखते रहे। कभी वो आदमखोर राक्षस किसी पैसेंजर के पेट को फाड़कर अंदर की अतड़ियाँ खाता तो कभी किसी पैसेंजर की लाश को फाड़कर उसके अंदर का दिल निकाल कर खाता और वो ये चीज़ें बहुत ही खुशी और मज़े के साथ कर रहा था। और ये भयानक और घिनौनी चीज़ें मीरा और विक्रम दोनों प्लेन के अंदर बैठे बैठे देख रहे थे और दोनों की आंखें फुटबॉल जैसी बड़ी होती जा रही थी। उसके बाद काफ़ी घंटों तक उस आदमखोर वेंडिगो ने वहाँ पर मौजूद लाशों को खाया और वहाँ से चलता बना। उसके बाद वो जो मीरा और विक्रम थे वो दोनों ही डर के मारे उस प्लेन में एक दूसरे को कंबल से ढककर डरते डरते सो गए।
और सुबह सुबह एक बहुत ही तेज रोशनी विक्रम के मुंह पर पड़ी तो उसने देखा कि गर्मी होना फिर शुरू हो गई थी। टेम्परेचर फिर बढ़ रहा था और वहाँ की जो तपती धूप थी वो फिर से शरीर की त्वचा को जलाने लगी थी। उसके बाद विक्रम ने कहा, मीरा, मीरा उठो, मीरा उठो। मीरा भी उठ गई और उसने कहा, विक्रम, वो राक्षस कहाँ गया? वो राक्षस हमें तो नहीं मारेगा ना? वो राक्षस हमें तो नहीं मारेगा ना? वो राक्षस हमें तो नहीं मारेगा ना? मीरा उस राक्षस को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। इसलिए विक्रम ने मीरा को शांत करवाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। वो राक्षस जा चुका है, यहां कोई नहीं है तुम्हारे और मेरे अलावा, ठीक है? उसके बाद मीरा की जो नजर थी वो खिड़की के बाहर गई तो वो चीख पड़ी, क्योंकि बाहर जितनी भी लाशें थी सब कटी फुटी और एकदम सड़ गई थी। और उसी वजह से मीरा बहुत ही ज़्यादा घिन कर रही थी और उसे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद विक्रम और मीरा सोचने लगे कि अब उन्हें आगे क्या करना है। विक्रम ने कहा, मीरा, अब हमें यहाँ इस प्लेन में रहकर बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि हमने देख ही लिया कि वो राक्षस रात को यहाँ घूमता है और वो हमें भी अपना खुराक बना सकता है अगर उसे ज़रा से भी भनक लग गई तो। इससे अच्छा हम दोनों यहाँ से चलते हैं और कहीं मदद खोजते हैं, वरना हम पड़े पड़े यहीं मर जाएंगे। उसके बाद मीरा ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम इस जगह को छोड़ने की बात कर रहे हो? इस जगह को भूल गए? वो रात भूल गए? अभी पिछली रात जब वो राक्षस रात को यहाँ घूम रहा था, इसी जगह ने हम दोनों की जान बचाई है और इसी जगह पर हमें पेट भरने के लिए थोड़ा बहुत बिस्कुट और पानी मिल गया है। और तुम बात कर रहे हो इस जगह को छोड़कर जाने की? जरा सोचो, इस चिलचिलाती हुई धूप में कहाँ हम भटकेंगे? कितने किलोमीटर का यह रेगिस्तान होगा, ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है, ना ही ये पता है कि हम कौन से देश में हैं। और तुम बात कर रहे हो यहाँ से चलने की? देखो विक्रम, हम ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसी जगह पर हम बहुत ज़्यादा सेफ हैं, समझे तुम? रात को बस यहीं कहीं किसी सीट के नीचे छुप जाएंगे और दरवाजे सारे बंद कर लेंगे, किसी को कोई शक नहीं होगा। और जब तक कोई मदद हमें नहीं मिल जाती यहाँ पर, तब तक हम थोड़ा बहुत खाकर थोड़ा बहुत पीकर जी लेंगे यहाँ अपनी ज़िंदगी, लेकिन बाहर नहीं चलेंगे। यहाँ हमारे ज़िंदा रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बाहर जाकर धूप में मरने के कंपैरिजन में। विक्रम ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बस भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते कि कोई हमारी यहाँ मदद करने के लिए आएगा। देखा नहीं कैसे कल आतंकवादियों ने सभी पैसेंजर्स की जान ले ली। मुझे तो लगता है बस भगवान हम दोनों को जिंदा रखना चाहते हैं, तभी उस आतंकखोर राक्षस से भी हम बच गए और साथ ही साथ उन आतंकवादियों से भी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और तभी मीरा ने पूछा, अच्छा हाँ, वो राक्षस था तो था क्या? पतला सा, शरीर की हड्डियां नजर आ रही थी उसकी, और वो ऐसे लाशों को खा रहा था जैसे जैसे उसके लिए रोज का काम हो। उसके बाद विक्रम ने कहा, पता नहीं, उसके सर पर हिरन जैसी सींगें भी थी। मुझे तो लगता है वो कोई राक्षस था, कोई आदमखोर राक्षस। मीरा ने कहा, हे भगवान, वैसे राक्षस के बारे में तो मैंने कभी अपने डरावने सपने में भी नहीं सोचा। भगवान न करे आज के बाद वैसा कोई राक्षस मुझे देखना पड़े। मीरा और विक्रम आपस में यही बात कर रहे थे। गर्मी की वजह से उन दोनों की हालत खराब हो रही थी। तभी वो दोनों उस जगह पर गए जहां से दोनों पायलट्स एरोप्लेन को उड़ाते हैं, यानी कि पायलट रूम में। वहां पर उन्होंने चीज़ों को छानना शुरू किया और साथ ही साथ आसपास जितनी भी जगहें हो सकती थी प्लेन में,
हर जगह को छाना। तभी मीरा ने आवाज लगाई, विक्रम, विक्रम, इधर आओ, इधर आओ विक्रम। उसके बाद विक्रम भागता हुआ आया और उसने कहा, क्या हुआ मीरा, सब ठीक तो है? मीरा ने कहा, ये देखो, ये देखो, तुम इस जगह को छोड़कर जा रहे थे ना, देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हम करने वाले थे। देखो इतना बड़ा कार्टन पड़ा हुआ है, इस कार्टन के अंदर चिप्स है, और ये जो कार्टन है इसके अंदर वाटर बॉटल्स हैं, और साथ ही साथ इस कार्टन के अंदर नमकीन है और खाने पीने का सामान है। तकरीबन हम दोनों अगर काफ़ी हिसाब के साथ खाएं तो 10-15 दिन हम आराम से सरवाइव कर लेंगे, और तब तक तो कोई ना कोई मदद यहाँ पर आ जाएगी ना। उसके बाद क्या था, विक्रम ने जब उन कार्टून्स को देखा तब उसकी आंखों में आंसू आ गए कि आखिर एक चिप्स के कार्टन और एक वाटर के कार्टन को देखकर इंसान कितना ज़्यादा खुश हो सकता है। एक कार्टन की कीमत उसे उस दिन पता चली। मीरा और विक्रम आपस में बातें कर रहे थे और प्लान्स बना रहे थे कि आखिर उन्हें आगे क्या करना होगा। तभी उस विक्रम ने वो जो कंट्रोल रूम था वहाँ पर एक डिवाइस को देखा। उस डिवाइस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये डिवाइस उनकी मदद कर सकता है, और उस डिवाइस को चेक करने में पता चला कि वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, और उस कम्युनिकेशन डिवाइस से वो लोग एयरपोर्ट पे किसी से बात कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो जो डिवाइस था उसे कैसे यूज़ किया जाए ये विक्रम को नहीं आता था। मीरा ने भी अपना पूरा दिमाग लगाया, लेकिन उसे भी समझ नहीं आया कि आखिर वो डिवाइस वर्क कैसे करता है। उन दोनों ने अपने अपने तरीके से उस डिवाइस से मदद बुलवाने की कोशिश करी, लेकिन दोनों ही नाकामयाब रहे। उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से बातें करके और उस कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कैसे होता है यही सब सोच सोच कर बिता दिया। उसके बाद जैसे ही शाम होने वाली थी तभी मीरा को एक आवाज़ सुनाई दी। शाम होने को आ गई, अंधेरा बस होने ही वाला था। तभी मीरा को अचानक से ही बाहर से कार आने की आवाज़ सुनाई देने लगी, और साथ ही साथ 2 हेडलाइट्स भी नजर आने लगी। जैसे ही मीरा ने उस कार को देखा तो उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए, क्योंकि वो कार उन्हीं आतंकवादियों की थी जिन आतंकवादियों ने पैसेंजर्स की हत्या करी थी। उसके बाद वो भागती हुई विक्रम के पास गई और उसने ये सारी बात विक्रम को बताई, और विक्रम ने पहले से ही उस एरोप्लेन में मौजूद सारे दरवाजों को अच्छी तरह से बंद कर दिया था। उसके बाद मीरा और विक्रम एक छोटे से लॉकर रूम में चले गए जो उस एरोप्लेन के अंदर बना हुआ था, और वो चुपचाप वहाँ बिना कोई हरकत किए बैठ गए। वो कार एरोप्लेन के पास आकर रुकी और उसमें से कुछ आतंकवादी फिर निकले। उन आतंकवादियों ने उस प्लेन के अंदर टॉर्च की रोशनी मारते हुए देखने की कोशिश करी, और उस प्लेन के पास आकर रुकी और उस कार में से कुछ आतंकवादी निकले। उन आतंकवादियों ने टॉर्च के सहारे उस प्लेन के अंदर झांकने की कोशिश करी, और एक आतंकवादी दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस आतंकवादी को यही नहीं पता था कि आखिर दरवाज़ा खुलता कैसे है, और अगर उसे पता भी होता तो भी दरवाज़ा नहीं खुलता, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से अच्छे से लॉक था। लेकिन दरवाज़ा बार बार खोलने की जो कोशिश थी उसकी आवाज़ ने अंदर बैठे हुए विक्रम और मीरा को बस नर्क के द्वार दिखाई दिए थे। दोनों एक दूसरे को पकड़कर काफ़ी डरे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी थे कि कहीं गलती से अगर वो दरवाज़ा खुल गया तब मीरा और विक्रम का क्या होगा। काफ़ी कोशिशें करने के बाद में भी वो जो दरवाज़ा था वो नहीं खुला, और उन आतंकवादियों के सरदार ने कहा, चलो अब यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ अंधेरा होने वाला है, वो राक्षस कभी भी यहाँ आ सकते हैं, और अगर वो राक्षस यहाँ आ गए तब उनका शिकार हम बन जाएंगे, इससे अच्छा चलो यहाँ से। उसकी बात वो जो आतंकवादी था जो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था उसने कहा, रुक जाओ ना सरदार, अंदर देखते हैं, मुझे तो लगता है अंदर ज़रूर हमारे काम की कोई चीज़ मिलेगी। तभी सरदार ने कहा, अरे सारे लोगों को हमने मार दिया, उसके बाद में सारा सामान भी हमने लूट लिया, अब क्या अंदर जाके चाटेगा उस
कबाड़ को, जल्दी चल अंदर। तेरा लालच कभी नहीं जाएगा। वो राक्षस आ गया ना तो देख लियो, मैं बचाने नहीं आऊंगा। ये सोचकर ही वो जो आतंकवादी था वो डर गया और वो वहां से भागकर कार के अंदर बैठ गया और वो आतंकवादियों वाली कार वहां से चली गई। और जब मीरा और विक्रम ने उस कार के चलने की आवाज़ सुनी और जब आवाज़ आनी बंद हो गई, तब जाकर उन दोनों ने चैन की सांस ली और वो दोनों रोने लगे। जैसे ही वो बाहर निकले और उन्होंने बाहर की ओर नज़ारा देखा, वो आतंकवादी वहां से जा चुके थे और उस राक्षस का जो खौफ था वो फिर से चारों तरफ मंडराने लगा था। तो अब क्या होगा विक्रम और मीरा का? क्या वो उस खतरनाक रेगिस्तान से निकल पाएंगे, जिस रेगिस्तान में रात के समय आदमखोर वेंडिगो इंसानी मांस की भूख लिए इधर उधर घूमता है और दिन के समय आतंकवादी नंगी बंदूकें लेकर बिना किसी खौफ के लोगों को मारने के लिए ढूंढते हैं? जानने के लिए जरूर सुनिए इस कहानी का अगला भाग इसी YouTube चैनल पर, जो आपको जल्द ही सुनने को मिलेगा।